कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सोशियोलॉजी के एग्जाम के प्रिपरेशन करवाए जाते हैं। और अभी हम लोग यूपी पीजीटी का, राजस्थान सेट और यूजीसी नेट का जो हमारा सिलेबस है उसे अल्टरनेट देकर के कवर कर रहे हैं, क्योंकि जो राजस्थान सेट का सिलेबस है वो यूजीसी नेट का ही सिलेबस है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ आपको अलग से थोड़ा यूपी पीजीटी में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन दोनों ही एग्जाम को अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आज के क्लास में हम लोग रॉबर्ट किंग मार्टिन जी की थ्योरी को देखेंगे कि समाजशास्त्र के क्षेत्र में उनके कौन कौन से महत्वपूर्ण योगदान है। इसके पहले में भी मैं रॉबर्ट किंग मार्टिन जी की 2 क्लासेस करवा चुकी हूँ, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्लीज़ आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा, ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ये क्लास हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैं हर एक क्लास में किन्हीं की भी थ्योरी बताने से पहले उनकी थोड़ी बायोग्राफी हम लोग देखते हैं, उनके बुक्स देखते हैं, क्योंकि क्या होता है इससे एक हम लोग को बेसिक नॉलेज पता चल जाता है कि उनकी जो थ्योरीज है वो कौन से बुक में है और वो किस क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं, उससे अच्छी प्रकार से जानकारी मिलती है। तो रॉबर्ट किंग मार्टिन जी जो है वह अमेरिकी समाजशास्त्री हैं, क्योंकि इनका जन्म 4 जुलाई 1910 यूएसए में हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 23 फेब 2003 यूएसए में ही हुई थी। और रॉबर्ट किंग मार्टिन जी जो है ये पार्सन्स महोदय के शिष्य माने जाते हैं, ये सोरोकिन महोदय के शिष्य माने जाते हैं। बाद में सोरोकिन महोदय के ये सहयोगी भी बन गए थे। और इनकी अगर शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अपने पीएचडी की जो उनका उपाधि था उन्होंने वहाँ पे हासिल की थी। लेकिन अगर इनके अध्यापन कार्य की बात की जाए कि उन्होंने अपना अध्यापन कार्य कहाँ संपन्न किया था, तो वो था कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने अपने अध्यापन कार्य को संपन्न किया था। और इनकी अगर इम्पोर्टेंस बुक्स की बात की जाए तो यहाँ पे इनके कुछ इम्पोर्टेंट बुक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उनकी फर्स्ट बुक है साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इन 17th सेंचुरी। सेकेंड इनकी बुक है सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, जिसमें उन्होंने एनोमी में यानी विचलन विसंगति का जो सिद्धांत था इसमें उन्होंने दिया था। फिर इनकी नेक्स्ट बुक है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। फोर्थ इनकी बुक है ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड पर्सनालिटी। फिफ्थ इनकी बुक है कार्ल मैनहेम्स सोशियोलॉजी। सिक्स्थ इनकी बुक है सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, जिसमें उन्होंने गुडविच महोदय के साथ इस बुक की रचना की थी। सेवेंथ इनकी बुक है डिस्कशंस ऑन पार्शंस। और एथ इनकी बुक है सोशियोलॉजी टुडे। इनकी अगर बात की जाए तो ये प्रकारवादी जो विचारक थे जैसे पर्सन्स महोदय, इनके जो विचारधारा थी उनको इन्होंने पूरी तरह से नकार दिया। नकारने के बाद अपने कौन सी विचारधारा को दिया है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इनकी जो मिडिल रेंज थ्योरी है वो क्या बताती है उसको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ इनका जो विचलन विसंगति या एनोमी या विषमान्यता या प्रतिमानहीनता का जो सिद्धांत है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए इनकी जो थ्योरी थी मिडिल रेंज थ्योरी, जिसे कि बोला जाता है मध्य अभिसीमा का सिद्धांत, इसमें वे क्या बताते हैं कि जो समाजशास्त्र है, कि जो समाजशास्त्र में जो बृहद जो समाजशास्त्र की दशाएं हैं और जो सूक्ष्म दशाएं हैं, तो इनका मानना था कि समाजशास्त्र के अंतर्गत जो बड़े बड़े समाजशास्त्री जैसे कार्ल मार्क्स हो गए, इमानुएल दुर्कheim हो गए, तो इनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं बृहद सिद्धांत, और कुछ ऐसे भी सिद्धांतकार हैं जो कि उन्होंने सूक्ष्म सिद्धांतों को दिया है। तो बृहद सिद्धांत क्या बोला जा रहा है कि पूरी तरह से समाज के ऊपर लागू नहीं हो सकता है, सबको इसको नहीं मान सकते। और जो सूक्ष्म सिद्धांत है वो भी पूरी तरीके से समाज के अंतर्गत लागू नहीं हो पाएगा, सभी समाजों से नहीं माने जाएंगे। तो समाजशास्त्र क्या उन्होंने बताया कि ये जो विषय है ये अभी इतना व्यापक नहीं हुआ है, इसको इतना वैल्यू नहीं मिला है कि वो बृहद सिद्धांतों को ग्रहण कर ले या फिर सूक्ष्म सिद्धांतों को वो अपनाए। तो इसके लिए क्या किया जाए, ऐसा सिद्धांत बनाना चाहिए, ऐसा मिडिल रेंज थ्योरी बनाना चाहिए जो कि सभी सामान्य वर्ग के लोगों को वे उसे अपना सके। तो इसके लिए उन्होंने कौन सा सिद्धांत की बात की, तो मिडिल रेंज थ्योरी की बात की, जिसके अंतर्गत वे पैराडाइम की बात करते हैं। और पैराडाइम के अंतर्गत उन्होंने 11 प्रकार के आयामों का वर्णन किया। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस आएंगे कि मिडिल रेंज थ्योरी जो है ये किनके द्वारा दिया गया
है? तो रॉबर्ट किंग मॉर्टन जी के द्वारा दिया गया है, मध्य अभिसीमा का सिद्धांत। फिर इन्होंने जो प्रकारवाद को माना, जो रॉबर्ट किंग मॉर्टन भी प्रकारवाद के ही जनक थे। प्रकारवाद का मतलब क्या हो गया कि वैसी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है, हमारे समाज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए उपयोगी है, वह प्रकार कहलाएंगे। तो जो मैलिनोवस्की जी की जो प्रकारवाद था, मैलिनोवस्की जी ने क्या बताया था कि समाज के अंतर्गत जो कुछ भी है, यानी जो सार्वभौमिक प्रकारवाद है, उसकी बात की थी। तो मैलिनोवस्की की जो प्रकारवाद था, उनका सार्वभौमिक प्रकारवाद, इसको इन्होंने पूरी तरह से कैसे नकारा। नकारने के बाद वे क्या बताते हैं कि अनुभूति मूलक प्रकारवाद। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अनुभूति मूलक प्रकारवाद क्या है, तो ये किनके द्वारा दिया गया है? तो ये रॉबर्ट किंग मॉर्टन जी के द्वारा दिया गया है। अर्थात समाज के अंतर्गत कुछ प्रकार हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कुछ प्रकार जो हैं वो क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसी संस्थाएं हो जो कि हमें हेल्प कर रही हैं, लेकिन उसी संस्था के अंतर्गत कुछ निगेटिविटी भी हमें देखने को मिल सकती है, नकारात्मक भी उसमें बात रह सकती है। तो उसी को उन्होंने क्या बताया, अनुभूति मूलक प्रकारवाद। इसके अंतर्गत उन्होंने 3 प्रकार के प्रकार्य के बात की, प्रकार्य, दुष्प्रकार्य और अकार्य। तो एग्जाम में आपसे प्रकार्य और दुष्प्रकार्य से लेकर क्वेश्चन पूछेगा। प्रकार्य को फिर इन्होंने 2 भागों में बांटा, जैसे प्रकट प्रकार्य और प्रच्छन्न प्रकार्य। प्रकट प्रकार्य देखिए, जैसे मैलिनोवस्की जी ने क्या बताया कि समाज के अंतर्गत जो कुछ भी है, हमारे सार्वभौमिक प्रकारवाद की बात की, तो उसी से वे बात करते हुए बोलते हैं कि जैसे धर्म हो गया, धर्म भी क्या कर रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है, हमारे लिए वो प्रकार्य का काम कर रहा है। तो मॉर्टन महोदय जी के अनुसार जो प्रकट प्रकार है, जैसे धर्म के द्वारा क्या हो रहा है, हमारा संरक्षण हो रहा है, हमें संस्कृति हमें प्राप्त हो रही है। तो जो कुछ भी चीजें हैं जो हम लोग क्या कर रहे हैं, वांछित तरीके से हम मानते हैं कि कोई पर्व त्योहार हम लोग मान रहे हैं, उसको पालन कर रहे हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, उससे रीति रिलेटेड जो धर्म है, कुछ आयोजन है हम लोग कर रहे हैं। तो जो भी वांछित प्रकार है जिसको कि समाज मान रहा है, व्यक्ति मान रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, प्रकट प्रकार के अंतर्गत आ जाएगा। और प्रच्छन्न प्रकार के अंतर्गत, प्रच्छन्न का मतलब होता है छुपा हुआ, जैसे धर्म से मान लीजिए कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको समाज मान रहा है, हम अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, तो वो तो प्रकट प्रकार के अंतर्गत आ गया। लेकिन धर्म के अंतर्गत ही कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है और उसमें अगर सांप्रदायिकता की भावना आ जाए, उसमें धर्म को लेकर कोई दंगा फसाद हो जाए, समाज तो इसको नहीं मान रहा है, समाज क्या चाहेगा कि इस प्रकार की घटना सोसाइटी के अंतर्गत हो, नहीं हो जाता है। लेकिन फिर भी ये जो घटनाएं घट जा रही है, जो छुपी हुई जो घटनाएं हैं घट जा रही है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, प्रच्छन्न प्रकार के अंतर्गत। देखिए धर्म इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो हो रहा है, उसके आयोजन, उसका मेला उलग जो कुछ भी लग रहा है वो अच्छा है, लेकिन उसी में मेले में अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो वो क्या हो रहा है, विसंगति का काम कर रहा है, नेगेटिविटी वहाँ पे हो रही है। तो उसको उन्होंने प्रच्छन्न प्रकार के अंतर्गत बताया। और फिर उन्होंने दुष्प्रकार की बात की कि समाज के अंतर्गत कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो कि हमें क्या कर रहे हैं, हमारे लिए गलत प्रभाव डाल रहा है, तो वो दुष्प्रकार की बात करता है। और अकार्य के अंतर्गत जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, समाज सोसाइटी के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है, उसको उन्होंने कार्य के अंतर्गत लाए। आप लोग बहुत ही इजी वे में समझिए, उतना डिटेल्स में आप लोग को समझने का जरूरत नहीं है, इजी वे में समझिएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छा से पता चलेगा। फिर इनकी जो नेक्स्ट थ्योरी है, विचलन, विसंगति, एनोमी या विसमानता या प्रतिमानहीनता, अगर इसमें से कोई भी पूछता है तो आप इसको बताइएगा। और एनोमी जो है वो इंग्लिश का वर्ड है, इसी ये जितने वर्ड है सबका मीनिंग एक ही है। विचलन का मतलब क्या हुआ कि सोसाइटी के अंदर जो कुछ हो रहा है, हम लोग जो कुछ है उससे अगर कोई नेगेटिविटी आ रही है, ठीक है, जिसको नहीं सोसाइटी मान पा रहा है, तो वो विचलन या विसंगति का सिद्धांत कहलाएगा। ये इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है और ये इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी अपनी जो पुस्तक थी इसमें दी थी।
और अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि विचलन का ये जो सिद्धांत है सर्वप्रथम किनके द्वारा दिया गया था, तो इमानुएल दुर्कheim जी के द्वारा दिया गया था। इमानुएल दुर्कheim जी क्या बताते हैं कि समाज ही सर्वोपरि है, यानी समाज में उन्होंने ईश्वर का रूप उन्होंने बात की थी। और कभी कभी क्या होता है, समाज के अंतर्गत जो सामाजिक नियंत्रण होते हैं और सामाजिक मानदंड होते हैं, अगर वो गड़बड़ा जाते हैं तो हमें किस प्रकार की देखने को मिलती है, विसंगति हमें देखने को मिलती है। और समाज के अंतर्गत क्या होता है कि जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सभी का अपना कोई ना कोई लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए वे जिस साधन का प्रयोग करते हैं जिससे उन्हें अपना लक्ष्य की प्राप्ति होती है, तो उसमें अगर विसंगति हमें देखने को मिल जाए या विषमान्यता मिल जाए या प्रतिमानहीनता मिल जाए, उसकी बात की है। तो यहाँ पे मॉर्टन महोदय जी के द्वारा ये दो प्रकार के जो उनका सिद्धांत है, इसके अनुसार वे दो प्रकार के तथ्य बताते हैं। पहला क्या है, सांस्कृतिक लक्ष्य जिसे कल्चरल गोल्स बोला जाता है। सेकंड क्या है, संस्थागत साधन जिसे इंस्टीट्यूशनल मीन्स बोला जाता है, साधन यानी मीन्स बोला जाता है। समाज के अंतर्गत जो सामाजिक संरचना है उनको फिर इन्होंने 5 भागों में बांटा है। वे कौन कौन से हैं, अनुकूलन, नवाचार, संस्कारहीनता, परिवर्तन और जैसे कि प्रत्यावर्तन भी बोला जाता है। और फिफ्थ हो गया विद्रोही। इसको हम लोग देख लेते हैं। इसके उन्होंने मैथमेटिकल वे के हिसाब से इनको समझाने का कोशिश किया है। क्या बोला जा रहा है कि देखिए, सोसाइटी के अंतर्गत हम लोग रह रहे हैं, सोसाइटी के अंतर्गत रहने के बाद जो अनुकूलन यानी कि एडॉप्टेशन, हमें कोई भी, जैसे आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ने के लिए क्या कर रहे हो, आपके पास कोई एक आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि आप सोच रहे हैं कि आपको एग्जाम पास करना है, ये आपका लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए आप साधन का यूज कर रहे हैं, आप बुक यूज कर रहे हैं, यूट्यूब माध्यम यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जब एडॉप्टेशन आप कोई चीज का कर रहे हैं, आपकी परिस्थिति कैसी है, अनुकूलन की, आपके पास लक्ष्य क्या है, पॉजिटिव है, आपके पास लक्ष्य है, आपके पास संस्थागत साधन है, तो इसका रिजल्ट आपको क्या होगा, उचित आपको साधन प्राप्त होगी, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। सेकंड क्या उन्होंने बात की है, नवाचार। नवाचार यानी कि आपका हो गया जो इनोवेशन। इनोवेशन में क्या बोला जा रहा है कि आपके पास कोई चीज को प्राप्त करने के लिए आपको पॉजिटिव वे है, लेकिन जो आपका जो साधन है वो नेगेटिव में है। यानी कि आपको एग्जाम देना है, आप एग्जाम देने के लिए आपको एग्जाम सेंटर पहुंचाया गया है, आपको पढ़ने के लिए बुक बोला जा रहा है, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, एग्जाम को पास करने के लिए नकल कर रहे हैं। नकल क्या हो गया, नेगेटिविटी हो गया। उसके माध्यम से अगर आप एग्जाम को पास करने का कोशिश कर रहे हैं तो वो उसका क्या होगा प्रभाव, वो नकारात्मक प्रभाव होगा। थर्ड है संस्कारिता। इसमें क्या बोल रहा है कि आपके पास लक्ष्य है। मान लीजिए कि देखिए, अभी जैसे सोसाइटी में क्या होता है कि अगर आपको आधार कार्ड बनाना है, तो आधार कार्ड बनाना है तो उसके लिए आपका एम है कि हमको आधार कार्ड बनाना है, तो इसके लिए आप ब्लॉक में जाइएगा, ब्लॉक में जाइए या फिर कोई सेंटर में जाइएगा जहाँ पे आधार कार्ड बनाया जाता है। तो वहाँ पे साधन तो मौजूद है, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वे क्या कर रहे हैं, आपका काम करने के लिए पैसे ले रहे हैं। ठीक है, तो जो वो पैसा लेना क्या हो गया कि आपके पास साधन रहते हुए भी आपको संस्कारिता इस प्रकार की दी जा रही है, आपको नेगेटिविटी दी जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि आपके साधन रहते हुए आप उसको पैसा देके वो काम को करवा रहे हैं। जो परिवर्तन या प्रत्यावर्तन की बात की जा रही है कि जैसे मान लीजिए जो शराबी व्यक्ति होते हैं, जो मादक द्रव्यसन के व्यक्ति होते हैं, उनका लक्ष्य होता है शराब पीना, तो इसके लिए क्या करते हैं, वो अपना अलग ही सोसाइटी बना लेते हैं, अपना ही अलग ही संस्कृति बना लेते हैं, उनका साधन भी उसी प्रकार से हो जाता है और सब कुछ उनका नेगेटिव समाज के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। और विद्रोही प्रवृत्ति के व्यक्ति, उनका तो सब कुछ सोच ही उनका नेगेटिव के अंतर्गत ही रहेगा, तो उनका सांस्कृतिक लक्ष्य भी माइनस रहेगा, संस्था का साधन भी उनका माइनस रहेगा और उसका रिजल्ट भी उनका क्या आएगा, नेगेटिव ही हमें सोसाइटी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और भी इनकी जो थ्योरी है वो उन क्लासेस में करवा जा चुकी है, आप लोग उसको एक बार जाके चेकआउट जरूर कर लें। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं तथा मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।